जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान। और झारखंड सामान्य ज्ञान में झारखंड की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे और इससे संबंधित ये सेकेंड वीडियो है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड के किस पर्व के आयोजन में महिलाएं तथा गर्भवती महिलाएं के घर का पुरुष सदस्य भाग नहीं लेती है। तो ये हो जाएगा चांडी पर्व। चांडी पर्व जो होता है दोस्तों, ये उरांव जनजाति के द्वारा माघ पूर्णिमा के अवसर पर इस पर्व का आयोजन होता है। और इस पर्व में जो है महिलाएं सदस्य भाग नहीं लेती हैं। और अगर साथ में देखें तो जिस घर परिवार की महिलाएं कोई सदस्य गर्भवती है तो उसके घर के पुरुष लोग भी भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जनजातीय समाज में मेडकी भूत को शांत करने हेतु भादो महीना में किस पूजा का आयोजन किया जाता है। तो भादो महीना में जो मेडकी भूत होता है दोस्तों, यानी कि भादो समझ रहे हैं कि जब धान रोपने का महीना होता है तो उस समय कदलेटा एक जो होता है, कदलेटा कहीं कहीं बुक में देगा कादो लेटा। तो कदलेटा या कादो लेटा जो है ये मेडकी भूत भगाने के लिए भादो महीना में पूजा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख पर्व कर्मा का आयोजन तिथि है। तो कर्मा का आयोजन तिथि होता है भादो महीना शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को। ये भी देखिए दोस्तों, तो जो कर्मा पर्व होता है भादो महीना बरसात के महीने में किया जाता है और ये भादो महीना के जो शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि होता है उसी दिन इस पर्व का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है कि जनजातीय पर्व मंडा का संबंध किस देवता से है। तो मंडा का संबंध जो है वो महादेव से संबंधित है। तो याद रखना है कि दोस्तों कि जो मंडा पर्व होता है ये महादेव से संबंधित है। महादेव आप लोग जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है। जो शिव जो है महादेव हैं, उन्हीं की वंदना किया जाता है आपका मंडा पर्व में। आगे बढ़ते हैं। असुर जनजाति में लोहा उद्योग उन्नति के लिए किस पर्व का आयोजन होता है। तो हो जाएगा कुटसी। असुर जनजाति झारखंड की प्राचीन जनजाति है और ये जनजाति जो है लोहा उद्योग वगैरह में निपुण माना जाता है। और इन्हीं उद्योग की उन्नति के लिए जो है कुटसी की पूजा इन लोग या पर्व जो है वो मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि माल पहाड़िया जनजाति फसल कटाई के अवसर पर किस त्योहार का आयोजन करता है। तो हो जाएगा दोस्तों गांगी एड़िया। आपको ध्यान में रखना है कि जो गांगी एड़िया जो होता है, ये जो त्यौहार मनाया जाता है ये माल पहाड़िया जनजाति के द्वारा फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस पर्व में केवल पुरुष सदस्य को भाग लेने की इजाज़त है। तो याद रखना है दोस्तों कि जो चांडी एवं सूर्याही पूजा होता है इसमें केवल पुरुष लोग ही भाग लेते हैं। तो याद रखना कि अभी जो पढ़े चांडी जिसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं और जिस घर की कोई महिला सदस्य गर्भवती है उस घर के पुरुष भी भाग नहीं लेते हैं। तो ये चांडी पर्व है। अब एक हो जाए आपका सूर्याही पर्व। ये दोनों में जो है आपकी केवल पुरुष सदस्य ही भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पहाड़िया समाज में जाट कोर पूजा संपन्न होने की तिथि है। ते है पूर्णिमा। पूर्णिमा के जो अवसर होता है दोस्तों, पूर्णिमा का जो महीना होता है पूर्णिमा में ही खड़िया समाज में जोटकोर पूजा संपन्न होने की तिथि है। जाटकर यानी ध्यान में रखना है कि जाटकर पूजा जो है वो संपन्न होने की तिथि है। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति के द्वारा किसी श्रमिकों की सेवाओं की नवीनीकरण हेतु किस पर्व का आयोजन किया जाता है। यह में रखना है दोस्तों कि माघे या झंडा पर्व जो होता है, माघे पर्व या इसको झंडा पर्व भी कहता है। यह मुंडा जनजाति के द्वारा रांची जिले जो हैं दोस्तों उसमें यात्रा निकालकर इस पर्व को मनाया जाता है।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये मुंडा जनजाति के द्वारा श्रमिकों की सेवाओं का नवीनीकरण हेतु इस पर्व का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है कि बा पर्व में बा का शाब्दिक अर्थ है। तो बा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों फूल होता है। थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि बा का शाब्दिक अर्थ होता है फूल। और बा पर्व के बारे में अगर और जाने दोस्तों तो यह बसंत ऋतु का त्यौहार है और 3 दिवसीय मनाया जाने वाला यह पर्व है, जिसमें देखें तो साल वृक्ष के फूल जो होते हैं उसको प्रमुखता दिया जाता है इस पर्व में। और पहले ही दिन घर की लिपाई पुताई करके दूसरे दिन मुख्य पूजा का आयोजन और तीसरे दिन जो होता है देवताओं की पूजा किया जाता है। माना जाता है कि जब इस पर्व को न मनाया जाए तब तक घर में साल की फूल लाना वर्जित होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि साल वृक्ष जो हमारा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए साल वृक्ष से जुड़ा हुआ है बाप पर्व। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस पर्व को मनाए जाने के पहले घर में साल का फूल लाना वर्जित होता है। तो ये हो जाएगा बा पर्व। बा पर्व को मनाने से पहले घर में साल के जो फूल होते हैं वृक्ष होते हैं तो साल वृक्ष के जो फूल होते हैं उसको लाना घर में मना ही होता है। अगला प्रश्न है कि जनजातीय समाज में किस पर्व के अवसर पर पालतू जानवरों के सजावट करने का प्रावधान है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पालतू जानवरों को सजाने का प्रावधान जो है वो वंदना पर्व में है। तो याद में रखना है कि वंदना पर्व और एक जानवरों से और जो त्यौहार होता है जो मनाते हैं सोहराई, तो इसको ध्यान में रखना है। सोहराई जो होता है वो जानवर धन से संबंधित है और वहीं वंदना पर्व भी जो है जो पालतू जानवरों को कपड़ों को गहनों को से उनको सजाया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं दोनों को। अगला प्रश्न है कि झारखंड में आयोजित होने वाला कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। तो यह जाएगा रोहिणी। यह झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार माना जाता है रोहिणी को। और इस पर्व के दिन जो है किसानों खेतों में बीज बोने की परंपरा को आरंभ करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर्व के समय में कोई नृत्य एवं गीत का आयोजन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भादो महीने में कुशल वर एवं उच्च प्रजनन क्षमता की इच्छा हेतु किस व्रत का आयोजन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जावा का। याद रखना है कि भादो महीने में कुशल वर एवं उच्च प्रजनन क्षमता की इच्छा हेतु जो है जावा पर्व का या जावा व्रत का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है कि हो जनजाति का बीज रक्षा पर्व है। तो ये हो जाएगा हेरो। हेरो जो है दोस्तों ये हो जनजाति का, हम बताए थे कल ही, ह से हेरो और ह से हो। तो हो जनजाति का बीज रक्षा पर्व जो होता है वो होता है हेरो होता है। ये कोल्हान के क्षेत्र में हो जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसमें क्या होता है दोस्तों कि खेतों में पड़े बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस अवसर पर लड़कियां लकड़ी या बांस का फ्रेम सजाकर तथा पूजन कर पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित नदी में विसर्जन की परंपरा है। तो ये हो जाएगा टूसू पर्व। टूसू जो पर्व होता है आप लोग देखे होंगे, काफ़ी फेसबुक व्हाट्सएप में आते रहता है। टूसू पर्व में जो होता है वो बांस की लकड़ी से एक फ्रेम बनाया जाता है, टूसू की प्रतिमा बनाई जाती है, लड़कियों के द्वारा किया जाता है। फिर इसको जो है पहाड़ी क्षेत्र की जो नदियाँ होती हैं वहाँ पर विसर्जन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। तो श्रावणी मेला जो है सबसे प्रसिद्ध मेला है और यह देवघर में आयोजन किया जाता है। जो को पता होगा कि शिव जी की यहाँ प्रतिमा है और शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये देखिए दोस्तों, तो आपके जो बैजनाथ धाम बोलते हैं इसको या देवघर धाम भी बोल सकते हैं, तो श्रावणी मेला का वहीं पर आयोजन होता है। अब जो बोला जाता है पूरे विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला कहा जाता है क्योंकि इतनी भीड़ होती है इस मेले में, क्योंकि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं सावन में और पूरे 1 महीने का मेला लगता है इसमें,
इसमें जो लोग होते हैं वो भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल ले करके और उस मंदिर तक जाते हैं, यानी 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और इसके बाद जो है बाबा के नगरी पहुंचते हैं। इसलिए थोड़ा सा प्रसिद्ध है, यहाँ के लोगों का ज़्यादा हिंदू धर्म का आस्था जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रावणी मेला के अवसर पर बिहार के भागलपुर जिले के किस स्थान से जल उठाकर कार्यक्रम होता है? ये होता है सुल्तानगंज। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के 105 किलोमीटर की यात्रा कर मनोकामना लिंग पर जल चढ़ाते हैं और इस अवसर पर बाबा धाम से 42 किलोमीटर के दूर जो एक स्थित है बासुकी धाम का भी लोग दर्शन करते हैं। अगला प्रश्न है कि दुमका स्थित हिजला मेला का उद्देश्य है। तो हिजला मेला जो है दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है जनता को विकास के कार्यक्रम की जानकारी देना। तो याद रखना है कि जो हिजला मेला है कहाँ लगता है, डायरेक्ट पूछता है प्रश्न, तो याद रखना है सिर्फ आपको कि दुमका में लगता है और अंग्रेज़ों के समय से यह मेला लगते आ रहा है। इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों 1890 ईस्वी में अंग्रेज उपायुक्त के द्वारा किया गया था, जिसमें विकास के कार्यक्रमों की जानकारी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं कि जगन्नाथपुर मेला रांची अर्थात रथ मेला का आरंभ किसने किया था? तो ये हो जाएगा एनी नाथ शाह देव ने किया था। कब किया था? तो 1691 में किया था। जगन्नाथ मेला आपको कहाँ लगता है दोस्तों? तो रांची में लगता है और इस मेले में जो है जो कृष्ण की मूर्तियाँ जो होती है, बालदेव की जो मूर्तियाँ होती है, यहाँ पर इनकी झूला के यात्रा निकाला जाता है। और ये देखें तो मेला रथ यात्रा मेला 9 दिनों तक चलता है। जो झारखंड की संस्कृति की और पारंपरिक वस्तुओं की जो यहाँ पर देखें तो विक्रय भी देखने को मिलेगी और विक्रय के साथ आकर्षण का एक मुख्य केंद्र होता है। जो उड़ीसा की जगन्नाथ मंदिर है उसी के तर्ज पर यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। ये मेला देखिए दोस्तों, तो मेले का आयोजन जो है, इस मंदिर का निर्माण जो है एनी नाथ शाहदेव ने कराया था। जो इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है 1691 ईस्वी में, उसी समय से मेले का आयोजन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कि 9 दिवसीय रथ मेला का आरंभ किस तिथि से होता है? तो ये हो जाएगा आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि से। ये जो रथ मेला है 9 दिनों का होता है और यह आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि से आरंभ होती है। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति के अवसर पर नून बिल मेला आयोजन किया जाता है। तो नून बिल जो मेला लगता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है कि नून बिल मेला जो है वो दुमका में लगता है। और कब लगता है दोस्तों? तो मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। अगला प्रश्न है कि सफाहुड़ समुदाय का बिसुआ मेला गोड्डा की आयोजन तिथि है। तो बिसुआ मेला जो है डायरेक्ट कहाँ लगता है, याद रखना है कि ये लगता है गोड्डा में और इसका आयोजन की तिथि है 14 अप्रैल को। इस अवसर पर जो है सफाहुड़ समुदाय के जो लोग होते हैं वो बाहरी लोगों से मिलकर 3 दिन तक तालाब में डुबकी लगाते हैं, जिसका उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में आदिवासी एवं साधारणों का आपस में जोड़ना ही इस मेला का उद्देश्य रहा है। अगला प्रश्न है कि हथिया पत्थर मेला बोकारो का संबंध किस नदी से है? तो हथिया पत्थर मेला जो है इसको डायरेक्ट याद रखना है कहाँ लगता है दोस्तों? तो बोकारो में लगता है और इसका जो है संबंध है वो दामोदर नदी से है। तो याद रखिएगा कि हथिया पत्थर मेला बोकारो, और बोकारो जिलों के फुसरुकी में हथिया पत्थर पर एक मैंने हाथी के आकार का एक पत्थर है, इसी नामक स्थान पर प्रतिवर्ष जो है मकर संक्रांति में इस मेले का आयोजन होता है। और ये जो है दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों? तो जो मेला है दामोदर नदी के किनारे है और दामोदर नदी से संबंधित है, इससे चलते प्रश्न पूछा है। आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर करमदाहा मेला लगता है। मकर संक्रांति के अवसर पर करमदाहा मेला जो है वो जामताड़ा में लगता है, जो साइबर क्राइम के लिए प्रसिद्ध है जामताड़ा। और यहीं पर मकर संक्रांति के अवसर पर करमदाहा मेला का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है कि पलामू जिले में चैत्र महीना में 15 दिवसीय भूत मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो भूत मेला का जो आयोजन होता है ये होता है हैदराबाद में।
सॉरी हैदरनगर में, हैदराबाद बोल रहा हूँ दोस्तों। ये पलामू से लगभग देखें तो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो जापला मार्ग, जापला जाने समय रास्ते में पड़ता है। तो ये याद रखना है कि कहाँ दोस्तों, तो पलामू जिले के में हैदरनगर नामक जगह पर 15 दिवसीय भूत मेला का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा का राम रेखा मेला किसकी पुण्यतिथि पर आयोजित की जाती है। तो पहला चीज़ है दोस्तों कि मेला से संबंधित आपको जिला ही याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट जिला से ही प्रश्न रहता है कि इस मेले का आयोजन किस जिला में होता है। तो याद रखिएगा सिमडेगा का राम रेखा मेला, यानी राम रेखा मेला कहाँ लगता है, तो सिमडेगा में लगता है। और इसकी मेले में देखिए किसकी पुण्यतिथि पर आयोजित की जाती है, तो ये हो जाएगा संत प्रचन्नाचार्य जी महाराज के अवसर पर, मतलब इनके जो है पुण्यतिथि पर सिमडेगा में राम रेखा मेला का आयोजन किया जाता है, संत प्रपन्नाचार्य जी महाराज के पुण्यतिथि पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन गिरिडीह के खड़गडीहा में किस मेले का आयोजन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लंगटा बाबा मेला। तो यहाँ पर एक ही चीज़ याद रखना है कि लंगटा बाबा मेला जो है वो कहाँ लगता है, तो गिरिडीह जिले में लगता है। तो लंगटा बाबा मेला जो है पौष पूर्णिमा के दिन गिरिडीह में खड़गडीहा में आयोजन होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में टूसू मेले का आयोजन किस क्षेत्र में किया जाता है। तो टूसू मेले का जो आयोजन होता है ये होता है आपका पंच परगना के क्षेत्र में, यानी राहे, बुंडू, तमाड़, सिल्ली जो इलाका है पंच परगना कहलाता है। इसी इलाका में देखें तो टूसू मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है कि समचा एवं चंपा किस मेले की विशेषता है। तो समचा एवं चमचा जो होता है दोस्तों ये हो जाएगा आपका मुड़मा जात्रा मेला की विशेषता है। तो याद रखना है मुड़मा जात्रा मेला जो है दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट मेला है, क्योंकि रांची से पलामू मार्ग में जब आप बढ़ते हैं तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर इस मेले का जात्रा मेला का आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं। मुड़मा जात्रा मेला में दिया जाने वाला मुख्य प्रसाद है। तो मुड़मा जात्रा मेला में मुख्य प्रसाद है हड़ुआ। हड़ुआ जो होता है वो बांस के 9 कोपल से निर्मित होता है। जब बांस नया नया जो निकलती है, कोपले निकलते हैं जिसको करील कहते हैं गांव देहात में, तो उसी को प्रसाद के रूप में भी जब बांटा जाता है उसी से बना हुआ हड़ुआ जिसको बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मुड़मा जात्रा मेला रांची झारखंड के किन दो जनजाति समुदाय के बीच क्षेत्र विभाजन की स्मृति माना जाता है। ते हो जाएगा कि मुंडा और उरांव जनजाति। तो याद रखना है कि मुंडा जात्रा मेला भी इसको बोलता है, मुड़मा जात्रा मेला मुंडा, तो उसको कभी कभी मुड़मा या मुंडा भी दे देगा, तो घबराना नहीं है। तो मुड़मा जात्रा मेला जो है वो रांची में लगता है दोस्तों, और ये रांची या डाल्टनगंज मार्ग में अगर बढ़िएगा तो 25 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर की दूरी पर लगभग आप रास्ता में गुजरिएगा तो ये मेले का आयोजन होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा जी। इसमें प्रमुख जो है चश्मा एवं चपमा जो है इसका संबंध इसी मेला से है। और यह देखिए तो मुंडा उरांव जनजाति से संबंधित अपने क्षेत्र विस्तार के लेकर के झगड़ा हो रही थी, इसी के चलते इस मेले का आयोजन हुआ था ताकि मेल मिलाप हो सके। आगे बढ़ते हैं। उर्स मेले का आयोजन किस जिला में होता है। उर्स मेले का जो आयोजन होगा वो होगा गुमला जिले में। तो याद रखना है कि उर्स मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो गुमला जिले में होता है। आगे है सिमडेगा जिले में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेले हैं। तो सिमडेगा जिले में आयोजित होने वाले प्रमुख जो मेले हैं वो राम रेखा एवं गांधी मेला है। तो याद रखना है दोस्तों कि राम रेखा मेला और गांधी मेला कहाँ लगते हैं, तो इसको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सिमडेगा जिले में लगते हैं। अगला प्रश्न है कि रानी चुम्मा मेला का आयोजन स्थल है। तो रानी चुम्मा जो मेला है ये लगता है आपके रांची में।
अगला प्रश्न है कि औरंगा नदी के तट पर स्थित नागपुरी दरवाज़ा झारखंड के किस किले की प्रमुख विशेषता बताई जाती है? तो ये हो जाएगा पलामू किला। पलामू किला के जो नए किला, पलामू किला में दो किले हैं, नए किला और पुराने किला। तो नए किला में जो है दोस्तों वो नागपुरी दरवाज़ा जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि नागपुरी दरवाज़ा जो है झारखंड के किस किले से संबंधित है, तो पलामू किले से संबंधित है जो औरंगा नदी के तट के किनारे स्थित है। और इस किले में अगर भीतर में देखें दोस्तों तो एक दाऊद खान ने 1661 ईस्वी में मस्जिद भी बनवाया था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक पलामू किले का निर्माण किस चेरोवंशी शासक के द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों मेदिनी राय के द्वारा किया गया था। तो याद रखना है कि यहाँ पर दो किले हैं। जो पुराना किला था उसका निर्माण प्रताप राय ने कराया था, और जो नए किला यानी आधुनिक किला पूछ रहा है, यानी कि नए किला के बारे में पूछ रहा है, और इसका निर्माण जो है वो मेदिनी राय ने करवाया था जो औरंगजेब के समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि राजा पुनर्मल के द्वारा कोयल नदी के तट पर किस किले का निर्माण कराया गया? तो राजा पुनर्मल के द्वारा कोयल नदी के तट पर देखें तो चैनपुर के किले का आयोजन किया गया। तो क्या है, जो नदी बीच में बहती है कोयल नदी, उत्तरी कोयल की बात कर रहे हैं दोस्तों। कोयल झारखंड में दो है, एक दक्षिणी कोयल एक उत्तरी कोयल। तो उत्तरी कोयल जिसमें मंडल डैम परियोजना है उसी की बात कर रहे हैं। तो डाल्टनगंज में देखेंगे तो डाल्टनगंज से उस पार जो है और इस पार, तो डाल्टनगंज के अगर हम लोग देखें तो पश्चिम साइड में चैनपुर है, यानी कि नदी के जस्ट पश्चिम साइड के किनारा को चैनपुर कहते हैं। और चैनपुर में ही राजा पुनर्मल के द्वारा देखें तो किले का निर्माण कराया गया था कोयल नदी के तट पर। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिमली किला स्थित है। तो तिमली जो किला है ये खूंटी जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि रामगढ़ किले को ध्वस्त करके या ध्वस्त करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो रामगढ़ किले को ध्वस्त करने वाला अंग्रेज अधिकारी जो था वो फर्ग्यूसन था। जो फर्ग्यूसन काफ़ी चर्चे में रहता है दोस्तों, क्योंकि आप पढ़िएगा इतिहास तो इसका नाम बार बार देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि रांची का प्रसिद्ध रातू किले का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो रातू किले के जो निर्माण है वो कराया गया था उदयनाथ शाह देव के द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हजारीबाग में स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का प्राचीन नाम था। तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का जो था वो प्राचीन नाम था पद्मा, जिसे पद्मा का किला कहते हैं दोस्तों। यह हजारीबाग में स्थित है। वर्तमान में देखिए तो इसे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में तब्दील कर दिया गया है, यानी बदल दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संथाली वीरता का प्रतीक अलीगढ़ किला स्थित है। तो संथाली वीरता का जो प्रतीक है अलीगढ़ किला स्थित है वो कहाँ है? तो पाकुड़ में स्थित है। तो याद रखना है कि जैसे कि एक जैतगढ़ किला पूछ देगा, तो जैतगढ़ जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है, बैतरनी नदी के किनारे। और तो याद रखना जैतगढ़ और अलीगढ़ में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो अलीगढ़ जो है वो पाकुड़ में स्थित है। तो ये दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछ देगा कि अलीगढ़ और जैतगढ़ तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना है कि जैतगढ़ का किला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में और अलीगढ़ का किला जो है वो पाकुड़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। गुमला जिले में स्थित नवरत्न महल का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों कि नवरत्नगढ़ जो महल का निर्माण है वो दूरजनसाल ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि नागफेनी भवन किस जिले में स्थित है? तो जो नागफेनी भवन है वो हो जाएगा आपका कहाँ है दोस्तों? तो गुमला जिले में स्थित है। तो बहुत आसान कि नागफेनी की मतलब नागफेनी जो है भवन किस जिले में स्थित है? तो हो जाएगा गुमला जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि चक्रधरपुर स्थित राजवाड़ी भवन का निर्माण किसने करवाया। तो ये चक्रधरपुर की राजवाड़ी भी बोला जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण जो करवाया था दोस्तों, ये नागपति सिंह ने करवाया था। तो ध्यान में रखना कि यह पूर्वी सिंहभूम में चक्रधरपुर में स्थित है और इसका निर्माण जो है अर्जुन सिंह के बेटे जो नागपति सिंह थे उन्हीं ने ही इस महल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि गुमला स्थित हम्पा मुनि मंदिर महामाया मंदिर में किन दो प्रमुख देवताओं का प्रतिमा स्थापित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो काली एवं विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। तो ध्यान में रख सकते हैं कि गुमला में स्थित, डायरेक्ट पूछता है कि हम्पा मुनि मंदिर कहाँ है, यानी महामाया मंदिर इसको बोला जाता है। हम्पा मुनि मंदिर या महामाया मंदिर जो मात्र झारखंड में एक ही जगह है, तो वो है गुमला जिले में। और इसमें देखिए तो दो प्रमुख देवताओं की प्रतिमा स्थापित है, तो काली जी की और विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित है। अगला प्रश्न है कि गिरिडीह में ईरगा नदी के तट पर स्थित झारखंडी धाम यानी शिव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका मौर्य काल में हुआ था। तो गिरिडीह में स्थित है ईरगा नदी के तट पर झारखंडी धाम और इसका निर्माण हुआ था मौर्य काल में। अगला प्रश्न है कि चतरा में स्थित भद्रकाली मंदिर का निर्माण किस पालवंशी शासक ने कराया। तो याद रहे कि भद्रकाली मंदिर का जो निर्माण है उसका जो निर्माण करता है महेंद्रपाल द्वितीय ने कराया था। और ये कहाँ है, तो इटखोरी जो जगह है दोस्तों चतरा में वहीं पर है। ये बड़ा प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि इटखोरी मंदिर जो है या बोला जाता है भद्रकाली मंदिर जो है वो कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि चतरा की इटखोरी में है, तो इटखोरी जगह को नाम याद रखिएगा। चतरा ऑप्शन में नहीं रहता है, डायरेक्ट इटखोरी रहता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस तीर्थ स्थली को जैन धर्म का माका कहते हैं। तो पारसनाथ पहाड़ी जो गिरिडीह है, जो झारखंड की सर्वोच्च या ऊंची पहाड़ी मानी जाती है, यह पहाड़ी देखिए दोस्तों, तो जो यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ की निर्माण की प्राप्ति हुई थी, तो इसी चलते इस पहाड़ी को पारसनाथ पहाड़ी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए तो जैन धर्म का इसे माका भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस प्रमुख मंदिर को झारखंड सरकार ने राज्य धरोहर का दर्जा दिया है। तो ये हो जाएगा छिन्नमस्तिका मंदिर, और छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिले में है। और इसी मंदिर को देखें तो झारखंड सरकार ने राज्य धरोहर का दर्जा दिया गया है। ये जो है दोस्तों दामोदर एवं भेरा या भैरवा नदी बोलते हैं, उसी के संगम पर यह मंदिर जो है स्थित है, जिसमें काली जी की शरीर के छिन्न मस्तक यानी कटी हुई प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि रजरप्पा मंदिर रामगढ़ किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो भेड़ा या भैरवी एवं दामोदर नदी के संगम पर। तो भैरा और दामोदर नदी के संगम पर छिन्नमस्तिका मंदिर जो रजरप्पा है तो वो यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि दुमका में स्थित वासुकीनाथ धाम का निर्माण किसने कराया। तो वासुकीनाथ धाम का जो निर्माण है वासंकी ताती ने करवाया था। तो वासुकीनाथ धाम कहाँ है दोस्तों, तो गुमला जिले में है, जिसका निर्माण वासंकी ताती ने करवाया था। ये देवघर के जो बैजनाथ मंदिर है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो बैजनाथ धाम के दर्शन करने आते हैं वो वासुकीनाथ के दर्शन करके ही लौटते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके बिना जो है आपका जो देवघर धाम जाना अधूरा रह जाता है। इसी चलते यहाँ पर भी लोग जाते हैं। यहाँ जैसे कि अगर इसके और थोड़ा सा अगर जाइएगा दोस्तों तो आप पता होगा कि यहाँ पर जो समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो मंत्रांचल पर्वत है उसको मथानी बनाया गया था, वासुकीनाथ की जो रस्सी बनाया गया था, इसी से मंथन से लक्ष्मी और अमृत विष आदि का उत्पत्ति हुई थी। तो इसलिए एक परंपरा है, इसलिए लोग यहाँ पर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवघर में स्थित बैजनाथ धाम का निर्माण किसने कराया। तो बैजनाथ धाम का जो निर्माण कराया था दोस्तों
ये कराया था राजा पुनर्मल के द्वारा कराया गया था। ये गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे पुनर्मल, और इन्हीं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस मंदिर को भारत सरकार ने बौद्ध सर्किट केंद्र से जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों भद्रकाली मंदिर, जो इटखोरी में है। तो याद रखना है कि भद्रकाली मंदिर चतरा इटखोरी, यही मंदिर को देखें तो बौद्ध सर्किट केंद्र से इसे जोड़ा गया है। क्योंकि इस मंदिर में देखिए दोस्तों, तो बोला जाता है कि कौंठेश्वर का वक्ष स्तूप स्थित है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। तो यह मंदिर में देखें तो बड़ा एक हिंदू धर्म की जो देवी होती है, इसके 3 रूपों शौर्य, उग्र और काम्य के रूप को प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है कि मराठा द्विज पुरोहित हरिनाथ किस मंदिर से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका हाम्पा मुनि मंदिर, यानी गुमला में जो हाम्पा मुनि मंदिर है, माया मंदिर जिसको बोलते हैं, यहीं से संबंधित है द्विज पुरोहित हरिनाथ सिंह। मराठा ब्राह्मण थे जो यहाँ के पुजारी थे। अगला प्रश्न है कि गुमला में स्थित महामाया मंदिर से किस 2 नागवंशी राजाओं का नाम जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो 2 लोगों का जो नागवंशी राजाओं का नाम जुड़ा हुआ है, और वो हैं गजघट राय और शिवदास कर्ण। तो याद रखिएगा कि गजघट राय और शिवदास कर्ण दोनों लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि रांची के किस स्थान पर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये सूर्य मंदिर जो है वो बुंडू में स्थित है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। सूर्य मंदिर जो बोला जाता है दोस्तों, इसकी सुंदरता के चलते कि पत्थर पर लिखी हुई काव्य की रचना दिया जाता है, कि कब पत्थर पर लिखी हुई काव्य की रचना किसी मंदिर को माना जाता है तो सूर्य मंदिर को ही माना जाता है। ये ज़्यादा दूर नहीं है, रांची से लगभग 15-20 किलोमीटर के टाटा मार्ग पर है, यानी टाटा जमशेदपुर मार्ग पर। आगे बढ़ते हैं। कोराम में यानी गुमला का हल्दी घाटी मंदिर में वासुदेव राय के मंदिर किस नागवंशी शासक ने स्थापित कराया था? तो हो जाएगा राजा प्रताप कर्ण ने। यानी कोराम्बे गुमला में हल्दी घाटी मंदिर में वासुदेव राय के मंदिर किस नागवंशी शासक ने स्थापित कराया था? तो कराया था वासुदेव जो मंदिर है उसको राजा प्रताप कर्ण ने कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के किस तीर्थ स्थल को हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों का संगम या स्थली माना जाता है? तो ये हो जाएगा कोलेश्वरी मंदिर चतरा। कोलेश्वरी मंदिर जो चतरा में स्थित है, यहाँ पर कहा जाता है हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों का संगम स्थल माना जाता है। इसी चलते ये भी मंदिर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कि देवघर स्थित नौलखा मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो देवघर में स्थित जो है नौलखा मंदिर का जो निर्माण है वो रानी चारूशिला देवी ने कराया था। क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए का खर्च आया था, इसलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अष्टधातु से निर्मित सुप्रसिद्ध वंशीधर मंदिर स्थित है? तो वंशीधर जो मंदिर स्थित है दोस्तों, ये है आपका नगर गढ़वा में, नगर उटारी बोलते हैं। और नगर उटारी में गढ़वा जो जगह है, गढ़वा जिला आपको जानते होंगे, जो एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़, अगर उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार को भी। तो यहीं पर देखें तो गढ़वा से लगभग 40 किलोमीटर के दूर है वंशीधर मंदिर, और यहाँ पर अष्टधातु से निर्मित कृष्णा जी की मूर्ति स्थापित है। आगे बढ़ते हैं कि लातेहार के नगर ग्राम में स्थित काली एवं लक्ष्मी कुल की देवी माँ का मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो लातेहार जिला में ही मंदिर है दोस्तों, ये हो जाएगा उग्रतारा मंदिर, जो प्रश्न की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट पूछता है कि उग्रतारा मंदिर कहाँ स्थित है,
तो ये हो जाएगा लातेहार जिले में। यहाँ पर देखें तो काली कुल की जो देवी उग्र तारा तथा श्री कुल की देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस मंदिर में मंगलवार को ब्राह्मण पुजारी एवं शेष दिनों में पाहन पूजा का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा देवड़ी मंदिर। देवड़ी मंदिर जो बुंडू में है, आपके बुंडू तमाड़ तमाड़ यही बुंडू तमाड़ में है। और देवड़ी मंदिर जो है, मैं मंदिर में गया भी हूँ दोस्तों, और रांची जिला में स्थित है। और यहाँ पर देखें तो जो पाहन होते हैं, यानी कि जो जनजातियों में पाहन जो होते हैं वो धार्मिक पुजारी होते हैं, यानी धार्मिक प्रधान होते हैं, और उन्हीं के द्वारा इस मंदिर में पूजा किया जाता है। लेकिन यहाँ याद रखना है कि मंगलवार को ब्राह्मण पूजा करते हैं, ब्राह्मण यानी पूजा करते हैं, और बाकी दिन पाहन पुजारी करते हैं। तो यह मंदिर स्थित है कि रांची के तमाड़ नामक जगह पर। अगला प्रश्न है कि गुमला का टांगीनाथ मंदिर विष्णु को किस अवतार से संबंधित है? तो हो जाएगा परशुराम अवतार से संबंधित है। यानी गुमला में टांगीनाथ मंदिर है, और यह देखें तो परशुराम के अवतार के रूप में माना जाता है, क्योंकि परशुराम का फरसा अभी भी यहाँ देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो रघुनाथ शाह ने राम मंदिर जो चुटिया में है तथा बोड़िया मदन मोहन मंदिर रांची में है, दोनों का निर्माण करवाए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था? तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों बताए थे कि एनी शाहदेव ने कराया था 1691 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? ते है मंगल चंडी मंदिर जो है, ये बोकारो जिला में स्थित है। मंगल चंडी मंदिर, जिस महिलाओं का प्रवेश जो है वहाँ वर्जित है, यानी महिलाएं यहाँ पर पूजा करने नहीं आते हैं, यानी अंदर नहीं जाते हैं। यहाँ जो होता है दोस्तों साप्ताहिक मेले में केवल पुरुष ही जो प्रतिभागी होते हैं वो भाग लेते हैं, और प्रत्येक मंगलवार को बकरी की बलि चढ़ाकर उनका प्रसाद वितरण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि धनबाद स्थित तेलकुपी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तेलकुपी जो मंदिर है दोस्तों ये हो जाएगा आपका दामोदर। तो याद रखना है कि दामोदर नदी के तट पर तेलकुपी मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि साहेबगंज स्थित कन्हैया मंदिर किस भक्ति संघ से संबंधित है? तो जो कन्हैया मंदिर है ये भक्ति संघ चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। तो थोड़ा फास्ट करते हैं, 15-20 क्वेश्चन बचा होगा। झारखंड के किस स्थान को हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है? तो ये है अंजन ग्राम गुमला। अंजन ग्राम जो मंदिर है दोस्तों, या अंजन धाम भी बोला जाता है, अंजना ग्राम मंदिर भी बोला जाता है, गुमला जिले में स्थित है। और यह माना जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में इसे पूजा अर्चना की जाती है, कि हनुमान जी का जन्म यहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड की किस ग्राम को मंदिरों का गांव कहा जाता है? तो झारखंड की किस ग्राम को मंदिरों का गांव या ग्राम कहा जाता है? तो हो जाएगा मलूटी। मलूटी को मंदिरों का गांव या ग्राम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मंदिरों के नाम से प्रसिद्ध मलूटी किस जिले में स्थित है? तो हो जाएगा दोस्तों कि मलूटी जो है वो आपके दुमका जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुजारी हरि ब्रह्मचारी किस मंदिर से जुड़े हुए थे? तो प्रसिद्ध पुजारी हरि ब्रह्मचारी जो थे वो जुड़े हुए थे चुटिया मंदिर रांची से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध मंदिर जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को अनिवार्य रूप से झंडोत्तोलन किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका पहाड़ी मंदिर रांची। पहाड़ी मंदिर जो रांची है दोस्तों, यहाँ पर झंडोत्तोलन 15 अगस्त और 26 जनवरी जो होता है राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंहभूम स्थित वेणुसागर मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो वेणुसागर जो है आपको याद रखना है कि सिंहभूम में है,
और इस मंदिर का निर्माण जो है शशांक के द्वारा कराया गया था। शशांक जो है वो बड़ा ही कट्टर हिंदू आदमी था जो सारे बौद्ध मंदिरों को झारखंड में तोड़वाया था। आगे बढ़ते हैं। सिमडेगा स्थित राम रेखा मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है? यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर राम जी की प्रतिमा स्थापित है। तो राम रेखा मंदिर नाम ही से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कहाँ है, तो सिमडेगा जिले में स्थित है और यहाँ पर भगवान राम की जो है प्रतिमा स्थापित है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्थल त्रिकुट पर्वत एवं नंदन पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो त्रिकुट जो पर्वत है और नंदन पहाड़ जो है दोनों जो है देवघर जिले में स्थित है। देवघर धाम स्थित है, तो देवघर धाम स्थित है आपका दोस्तों कोडरमा में। तो थोड़ा याद रखिएगा कि जो देवघर धाम पूछ देगा तो आपको कौन सा जिला मारना है, कोडरमा, न कि देवघर धाम सोच के आप कि बैजनाथ धाम देवघर धाम करके आप देवघर मार दीजिएगा तो वहाँ पर आपका गलती हो जाएगा। एकदम इसको नोट डाउन करिएगा क्योंकि इसको देवघर धाम जो है वो कोडरमा जिला में है, न कि देवघर में है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? तेजा कैथ शिव मंदिर जो रामगढ़ में स्थित है इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। तो थोड़ा इसको ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। कैथ शिव मंदिर जो है वो रामगढ़ में है। यहाँ पर रामगढ़ राज परिवार के शासक जो दलेल सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था, जिसे भारतीय पुरातात्विक विभाग के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा स्थापित रखिया आश्रम स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका देवघर जिला में स्थित है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा स्थापित जो है रखिया आश्रम वो देवघर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गोड्डा स्थित वेनीगढ़ किस धर्म से या धर्म की प्रसिद्ध स्थली है? वेनीगढ़ जो है गोड्डा इस जिला में स्थित है और ये देखें तो बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध स्थली है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुड़हर पवड़ स्थान किस जनजाति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका मुंडा जनजाति से संबंधित है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि मुड़हर पवड़ जो होता है मुंडा जनजाति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि रांची स्थित जीएल चर्च की वास्तुशास्त्री थे। तो जीएल चर्च के जो वास्तुशास्त्री थे दोस्तों ये हो जाएगा आपका पीटर हिरजॉक। तो याद रखना है कि वास्तुशास्त्री जो है पेस्टर या पीटर भी दिया जाता है, तो कहीं कहीं पेस्टर मिलेगा कहीं कहीं पीटर मिलेगा। हिरजॉक थे जो यहाँ पर आपको पता है जीएल चर्च जो है रांची में स्थित है, जो 1885 में फादर गोस्नर के द्वारा स्थापित किया गया था। और इस चर्च का जो डिजाइनकार थे वास्तुशास्त्री थे वो पीटर हिरजॉक थे। आगे बढ़ते हैं। गॉथिक शैली में निर्मित सेंट कैथरड चर्च स्थित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो ये जो चर्च है वो रांची में स्थित है। तो याद रखना है कि गॉथिक शैली में निर्मित सेंट कैथरड चर्च जो है वो कहाँ स्थित है, तो रांची में स्थित है। जो वर्ष 1870 के 73 के मध्य जो है जनरल रोलट की देख रेख में रांची में देखें तो बहु बाजार के समीप जो है इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि रांची के पिठोरिया में स्थित ईदगाह का निर्माण किसने कराया? तो ये हो जाएगा दोस्तों कि रांची के पिठोरिया में देखिए तो ईदगाह का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि हदफ के नाम से प्रसिद्ध साहेबगंज का जामी मस्जिद किसने निर्मित कराया था? जामी मस्जिद जो है साहेबगंज जिला में स्थित है दोस्तों और इसका निर्माण करवाया था राजा मान सिंह ने। तो जो आपको पता होगा कि राजा जो मान सिंह थे तो उन्होंने साहेबगंज में राजमहल के क्षेत्र में इसका निर्माण करवाया था। संथालों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध लुगु पहाड़ स्थित है।
तो लुगु पहाड़ स्थित है दोस्तों, ये बोकारो जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गुरु तेग बहादुर की स्मृति में गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया? तो गुरु तेग बहादुर की स्मृति में गुरुद्वारा का निर्माण जो कराया गया वो चतरा जिला में है। अगला प्रश्न है कि देवघर का कारागांव क्यों प्रसिद्ध है? तो देवघर का जो कारागांव प्रसिद्ध है वो अशोककालीन मंदिर एवं स्तूप हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि खूंटी में स्थित डोम्बारी बुरु झारखंड के किस प्रसिद्ध पुरुष की कर्म भूमि है? तो डोम्बारी बुरु जो पहाड़ है खूंटी जिला में स्थित है और ये देखें तो बिरसा मुंडा की कर्मस्थली रहा है। अगला प्रश्न है कि पलामू का कबरा कला गाँव प्रसिद्ध है। पलामू का कबरा कला गाँव जो है वो पाषाण काल एवं हड़प्पा कालीन पुरातात्विक अवशेषों हेतु यह प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं कि नेतरहाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो नेतरहाट का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों बांस का बाजार। तो याद रख सकते हैं कि नेतरहाट जो काफ़ी चर्चित जगह है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड की मसूरी एवं पहाड़ों की मल्लिका के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा आपका नेतरहाट ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मैगलेनियन पॉइंट किस स्थान से संबंधित है? तो मैगलेनियन पॉइंट भी आपका जो है नेतरहाट से संबंधित है। नेतरहाट है दोस्तों लातेहार जिला में आता है। आगे बढ़ते हैं कि डिमना झील स्थित है। तो डिमना झील जो स्थित है वो है आपका पूर्वी सिंहभूम में। लास्ट प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान को मिनी लंदन कहते हैं? तो झारखंड के रांची में कुल्सकीगंज को ही मिनी लंदन कहा जाता है। तो ये था दोस्तों सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव आज ख़त्म होते हैं। इसका पीडीएफ भी देखते हैं तो 2 दिन बाद इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और पीडीएफ में शुरू से जो जनजाति का परिचय से पढ़े हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो 2 दिन बाद इसको अपलोड कर देंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।